हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपका एग्जाम नहीं है, आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। एनईपी 2020 आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एनईपी 2020 कोई पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इससे पहले भी दो आ चुकी हैं। एक 1968 में आई थी हमारे पास, जो पहली एनईपी थी वो हमारे पास 1968 में आई थी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गई भाई 1968 में आई थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास 1986 में आई थी। अब इसी को रिवाइज किया गया था 1992 में, इसका रिवीजन हुआ। इसी में हमने कंप्यूटर को एजुकेशन में ऐड किया था, ठीक है। और अभी थर्ड हम कह सकते हैं, या फिर हम लेटेस्ट कह सकते हैं, जो अभी 2020 वाली है, ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, जो हमारी ये 2020 वाली है एनईपी। एनईपी क्या है? बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल सजेशंस दिए हुए हैं कि एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या होना चाहिए। मतलब स्कूल किस तरीके से चलाना है, स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, टीचर की एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, है ना। और स्कूल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो वही हमें सारी चीजें पढ़नी है। बेसिकली एक थ्योरेटिकल सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस है जो आपको समझनी है ना, आपको याद करनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जनवरी 2015 यहां से इस चीज का डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हाँ, हमारे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी आनी है, ठीक है। बट इसको आते आते मतलब काफी टाइम हो गया, 5 साढ़े 5 साल बाद इसको जुलाई जुलाई 2020 में जाके जो है अप्रूवल मिला। अभी लागू नहीं हुई है, अभी अप्रूवल मिला 2020 में कि हाँ, हमारे देश में कोई एनईपी आ रही है। अब देखो, इसके बीच में जो ये टाइम लगा ना, ये टाइम क्यों लग गया, एक बात समझना। जो हमारी पहली एनईपी थी और जो सेकंड एनईपी थी, सेकंड एनईपी में थोड़ा बहुत अच्छी चीजें थी, है ना, जिनको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को एजुकेशन में ऐड किया गया तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लोगों को टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी आने लग गई, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव दिखी। तो अब जो गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, अब अगर हम नई कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी, काफी टाइम के बाद, लगभग 34 साल के बाद लगभग आएगी एक नई एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी, मतलब उसका कोई क्रिटिसिज्म ना हो, अच्छी अच्छी चीजें रहे, है ना, उसमें सारी पॉजिटिव चीजें ही रहे। तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसमें हमारे पास मोर देन 2 लाख से ज्यादा हमें सजेशंस रिसीव हुए थे। अब भाई एनईपी एक डॉक्यूमेंट है, इसको तैयार करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेला बंदा इसको बना देगा। बहुत सारे लोगों का इसमें माइंडसेट यूज हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे गए कि हाँ भाई, हम एनईपी 2020 ला रहे हैं, आप अपने सजेशंस दीजिए कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या अच्छा हो सकता है और कैसे उस चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इतने सारे सजेशंस रिसीव हुए, जो अलग अलग जगह से आए, ग्राम पंचायत से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे ब्लॉक से, है ना, बहुत सारे टीचर्स, सबके सजेशन आए। तो सारी चीजों को पढ़ा गया, है ना, समझा गया। जो उनमें पॉजिटिव चीजें थी उनको कनकलकेट किया गया, है ना, कि क्या क्या उसमें हमें इंक्लूड करना है। तो ये टाइम लग गया, है ना, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की। इससे पहले जो थी वो 21st की नहीं थी, बट ये अभी जो हमारे पास 2020 वाली होंगी, ये 21st सेंचुरी की हम पहली एनईपी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट एनईपी हम इसको कह सकते हैं ना। फर्स्ट एनईपी विच इज एनईपी 2020। अब देखो, इसको बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इसको एनईपी 2020 को बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। बाद में 2 कमेटी हो गई थी, वो भी रीजन अभी समझ लेंगे। देखो, पहली जो कमेटी गठित की गई थी, जो पहली कमेटी बनी, वो थी इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। ये पॉलिसी क्या कर रही थी, जनवरी 2015 से ही सजेशंस को मतलब पढ़ रही थी, है ना, सजेशंस को रिसीव कर रही थी और ट्राई कर रही थी कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें। तो ये इस चीज पे वर्क कर रही थी, ठीक है ना। जो ये जो कमेटी थी,
इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2015 से ही लगी हुई थी जनवरी से, कि जो एनईपी 2020 आने वाली है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके जो चेयरमैन है मतलब थे, है ना, इसके जो चेयरमैन थे वो TSR सुब्रमण्यन जी थे। तो इनकी देख रेख में हुआ सारी चीजें, और बहुत सारे सजेशंस इन्होंने पढ़े, है ना। और काफी टाइम के बाद मतलब 2016 में इन्होंने एक रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करी थी। मैंने आपको बताया कि लगभग 2.5 लाख जो है सजेशंस मिले थे, वो 2016 तक नहीं मिले थे, तब कम थे, बट यहाँ तक आते आते इसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो उस टाइम पे और भी ज्यादा सजेशन हमें मिल गए थे, ठीक है। तो सारी सजेशंस को पढ़ने के बाद जो हमारे TSR सुब्रमण्यन जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी 2016 में कि अब जो एनईपी 2020 आएगी, हम जो एनईपी नई लाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो रिपोर्ट जो प्रेजेंट करी गई थी उसको देखा गया, बट ये है ना, मतलब इनकी डेथ हो गई थी बीच में 2016 में, तो फिर ये काम यहीं पे रुक गया था, यहीं पे अटक गया। इसीलिए फिर दूसरी एक और एजुकेशन मतलब एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये सेकंड कमेटी थी, क्योंकि यहाँ पे इनकी डेथ हो गई, अब काम रुक गया, तो अब दूसरी कमेटी यहाँ पे बन गई है, ठीक है ना, जो जून 2017 में बनाई गई। इसके चेयरमैन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, ये फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। तो अब इन्होंने क्या करा, इनका काम था फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब इन्होंने जो भी ड्राफ्ट तैयार करा, जो जो सजेशंस रखे कि एनईपी 2020 में क्या क्या होना चाहिए, है ना, उन सबको इंक्लूड करके इनके खुद के भी जो सजेशंस इन्हें लगे कि हाँ ये इंक्लूड करना चाहिए, वो सब इन्होंने कब प्रेजेंट करा, फाइनली 31 मई 2019 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, ठीक है ना। इन्होंने प्रेजेंट करी थी मई 2016 में सुब्रमण्यन जी ने, और इन्होंने प्रेजेंट करी अपनी जो ड्राफ्ट है उनकी, वो कब 2019 में ना 31 मई को। इसमें इन्होंने ये बताया कि हाँ भाई जो अब एनईपी 2020 आ रही है उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अभी इसको लागू नहीं कर दिया गया। अभी इसको है ना, जो MHRD की वेबसाइट है, जिसको अब पहले MHRD कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब वो MOE हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। वहां उसकी जो साइट है उसके पोर्टल पे अपलोड किया गया इसके जो भी सजेशंस है ना, इस एनईपी को वहां पे अपलोड किया गया पहले, और फिर और भी ज्यादा सजेशंस मांगे गए, जो शिक्षाविद हैं, जो टीचर्स वगैरह है, प्रोफेसर्स वगैरह है ना, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, उन सबसे पूछा गया कि बताओ भाई इनमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। वहां से भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, तो कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड हुई, और उसके बाद फिर इस एनईपी को लाया गया, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है एनईपी 2020, जिसमें हमें पढ़ना है एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो एनईपी 2020 है ये स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या बताती है, ठीक है। एनईपी 2020 कहती है कि हम भाई यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे एजुकेशन का। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हर कोई इसको मतलब कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे, है ना, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ना रहे जो अशिक्षित रह जाए, मतलब एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि हम हर किसी को शिक्षा दे सकें। अब देखो, हर किसी को शिक्षा देने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम सारे स्टूडेंट्स को PhD करवा देंगे, है ना, सारे स्टूडेंट्स को BTech MTech करवा देंगे, इसका ये मतलब नहीं है। इन्होंने क्या डिसाइड करा, एनईपी 2020 ने क्या डिसाइड करा कि हम सभी बच्चों को प्री स्कूल से लेके जो सेकेंडरी स्कूल है ना, ये इसके बीच की जो स्कूलिंग है, मतलब सेकेंडरी स्कूलिंग तक हर बच्चे की स्कूलिंग हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब हुआ किसका, यूनिवर्सलाइजेशन का। और प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन की बात करता है एनईपी 2020, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि हमें 100% GER अटेंड करना है। 100% GER मतलब कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। GER क्या है, G फॉर ग्रोस, E फॉर एनरोलमेंट, और R फॉर रेशियो, ठीक है ना। ये क्या है, एनईपी 2020 कहते हैं कि हम 2030 तक, अभी 2025 चल रहा है, इनका टारगेट है 2030 तक, ये 2030 तक GER को कंप्लीट कर सके 100%, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो हर एक लोग शिक्षित हो सकें, सबको एनरोल किया जाए एजुकेशन में। और इन्होंने क्या बोला कि हम 100% GER कैसे अटेन कर पाएंगे, जब हम उन लोगों को भी वापस लाएंगे एजुकेशन में जो पहले उन्होंने एनरोल करवाया और बीच में किसी भी रीजन की वजह से वो लेफ्ट आउट कर गए। मतलब कि मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन करवाया, मान लो फर्स्ट क्लास में उसने एडमिशन करवाया, और वो 1 साल 2 साल पढ़ा, उसके बाद उसने अपनी कंटिन्यू
मतलब जो उसकी स्टडी है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया किसी भी वजह से, चाहे उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया या एक जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपनी एजुकेशन को बीच में रोक दिया, तो हम ऐसे बच्चों को भी वापस लाएंगे, एज इंडिविजुअल्स को भी वापस लाएंगे एजुकेशन में, तभी तो हम 100% GER एनरोल कर पाएंगे ना। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। और 100% GER कब तक? 2030 तक हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो मतलब देखो हर कोई रेगुलर स्कूल से तो नहीं कर पाएगा एजुकेशन, तो जो पहले लेफ्ट आउट कर गए थे ना, अब मान लो वो स्कूल एज उनकी मान लो क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, या कोई और इशू है, तो वो ओपन स्कूलिंग के थ्रू अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओपन स्कूल आपने सुना होगा, NIUs वगैरह, इस तरीके से जहां पे डेली नहीं जाना होता, वहां पे एग्जाम वगैरह आप देते हैं ना, मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर आप लास्ट में एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, जैसे कि अपना सीटेट होता है ना, आप खुद से उसकी सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग वगैरह से या जैसे भी आप करना चाहें, और एक फाइनल आपका एग्जाम होता है, आप उसको देते हैं। उसी तरीके से NIUS भी होता है, मतलब जो ओपन स्कूलिंग होती है वो भी होती है, उसमें बच्चे को रेगुलर नहीं जाना होता, एक बार एग्जाम दिया, ठीक है, पास आउट या फेल आउट जो भी है। नेक्स्ट, NEP 2020 और क्या बात करती है, ये इसने रिप्लेस करा 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 से। पहले एजुकेशन में 10+2 सिस्टम चलता था, ये 10+2 सिस्टम जो है ये कोठारी कमीशन और जो हमारी पहली जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 वाली, उसकी देन है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 10+2 सिस्टम को एजुकेशन के अंदर। बट NEP 2020 बात करती है 5+3+3+4 की। अभी 5+3+3+4 क्या है, इसको यहां पे समझो। अब 5 मतलब जो पहले 5 साल है एजुकेशन के, ठीक है ना, जो पहले 5 साल है एजुकेशन के, उसमें क्या रहेगा, इस 5 में भी देखो आपके जो 2 साल हैं, इसमें आपके ये जो 2 साल हैं, सॉरी 3 साल, स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे ना, वो आपकी आंगनवाड़ी के थ्रू करवाए जाएंगे। ध्यान से समझना, ये जो 5 साल है पहले 5 साल में से भी जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स हैं वो आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चा एजुकेशन लेगा। आंगनवाड़ी में आपने देखा होगा बच्चों को जाते हुए, जिसको आप बोलते हो नर्सरी, प्री स्कूलिंग जिसको बोला जाता है, प्ले स्कूल वगैरह हो गया ना, नर्सरी, LKG UKG ये सब, उसमें है वो 3 साल, जिसमें बच्चे को जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो नहीं दी जाती, बच्चों को उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, मतलब उनका सोशलाइजेशन अच्छे से हो सके, उनको जो है ना पोएम्स के थ्रू, मतलब उनकी जो बेसिक वो होती है, उनको पढ़ना लिखना तो बाद में सिखाया जाता है, पहले उनको है ना पोएम्स के थ्रू, गाने के थ्रू, आर्ट के थ्रू, है ना, इन सब के थ्रू उनकी स्किल्स को थोड़ा थोड़ा डेवलप किया जाता है। तो वो आंगनवाड़ी एजुकेशन में आता है, जो इस 5 के स्टार्टिंग के 3 में आता है। और फिर बाद में लास्ट के 2 क्या है, 2 क्लासेस जो हमारी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो इस 5 साल में क्या है आपकी, एक तो प्री प्राइमरी स्कूलिंग है, ठीक है, जिसको आप नर्सरी एजुकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आंगनवाड़ी आ गई, और साथ में आपका 1+2 वाला इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। तो ये 5 क्या हुआ, आंगनवाड़ी की एजुकेशन, जिसको आप नर्सरी, LKG UKG काउंट कर सकते हैं, और साथ में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। उसके बाद जो ये वाला 3 है, इस 3 का मतलब क्या है, जो सेकंड के बाद वाली क्लासेस है, 3rd 4th और 5th, ठीक है, 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास किसमें काउंट होगी, इस वाले 3 में। उसके ऊपर के जो 3 क्लासेस हैं वो इसमें काउंट होगी अगेन नेक्स्ट वाली 3 में, ठीक है। मिडिल एजुकेशन में वो काउंट होंगी 6th 7th 8th। और ये जो 4 है, इस 4 का क्या मतलब है, जो इसको हायर एजुकेशन तो नहीं, ये जो 9th 10th 11th एंड 12th जो होती है, उसको ये वाले 4 साल होते हैं, इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको 5+3+3+4 सिस्टम आया होगा, जिसमें 5 वाले में क्या है, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, जिसको आप प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हो, पहले स्टार्टिंग के 3 साल जो आंगनवाड़ी में होते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्लास, है ना, और फिर प्राइमरी एजुकेशन 3rd 4th 5th, उसके बाद मिडिल एजुकेशन जिसको आप बोलते हो 6th 7th 8th, एंड उसके बाद उसके अबव वाली 9th 10th एंड 11th एंड 12th। तो ये 5+3+3+ ये 4 सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा किसने, NEP 2020 ने। और NEP 2020 ये भी कहती है कि भाई हम किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं कर रहे कि आप अपने स्टेट में NEP 2020 को फॉलो करो, आपकी मर्जी, आप फॉलो करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये भी NEP में लिखा हुआ है, ठीक है। अब
बात करते हैं आगे। एनईपी 2020 बात करता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। जैसे आपने देखा होगा पहले बहुत ज्यादा है ना उस तरीके से, मतलब जो रट्टाफिकेशन, जिसको रट्टू तोता वाली एजुकेशन होती थी उस टाइम पे, है ना, इसका जन्म अब हुआ, है ना, आपको ये याद करना है, कोई भी दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंस याद करवा दिया, है ना, किसी का प्रोसेस याद करवा दिया। तो वहां पे रोट लर्निंग से इस चीज को शिफ्ट किया जाना चाहिए, किस चीज पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, मतलब कि बच्चा एक्सपीरियंस करके सीख सके, कंसेप्ट बच्चे के क्लियर हो सके, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की बात करता है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है कौन, एनईपी 2020। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें हम देखते हैं, बच्चे को हम जज करते हैं उसके सिर्फ जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं ना, कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन करे, 80%, 90%, उस चीज पे हम बच्चे को जज करते हैं। बट एनईपी 2020 कहता है कि अब जो रिपोर्ट कार्ड आएंगी ना, उसमें होलिस्टिक, मतलब वो होलिस्टिक होंगी, होलिस्टिकली डिजाइन की जाएंगी। अब जो नई रिपोर्ट कार्ड आएंगी उसमें बच्चे की फिजिकल प्रोग्रेस भी नोटेड होगी, इमोशनल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल, है ना, सारे ही उसके जो एस्पेक्ट होते हैं जो डेवलपमेंट के, उन चीजों को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, ऑल राउंड डेवलपमेंट की, मतलब कि बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और किसी एक एकेडमिक सब्जेक्ट में बच्चा रह जाता है, किसी भी रीजन की वजह से मान लो कम नंबर आए, ठीक है, तो अगर उसका फिजिकल वाला जो एरिया है ना वो उसमें अच्छे मार्क्स है, तो बच्चे को प्रमोट किया जाएगा इसमें नेक्स्ट क्लासेस में। ये भी एनईपी 2020 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपना डॉक्यूमेंट की बात चल रही है। तो ये हमने कुछ जर्नल बातें करी। अब देखते हैं एनईपी 2020 8 ग्रेड तक के बच्चों के लिए क्या कहते हैं, कि मतलब एक इंडिविजुअल जो भी 8th क्लास पास आउट कर लेता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि बेटर सॉफ्ट स्किल्स आ जानी चाहिए उस बच्चे को। अगर बच्चा 8th क्लास जो है पास आउट करते करते है ना, उसके अंदर बहुत सारी मॉरल वैल्यूज, बहुत सारी ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो सके, है ना, कि वो कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार रहे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, बच्चा डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सके। इंडिया आप सभी को पता है एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं ना, अलग अलग कास्ट है, बहुत सारी, यहाँ बिल्कुल मिक्स्ड है इंडिया, है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, अलग अलग जाति से लोग आते हैं ना, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अमीर गरीब, मतलब सब कुछ मिक्स है। तो एनईपी 2020 क्या कहती है कि किसी के बीच में हमें कोई डिफरेंस नहीं देखना है, एक्सेप्ट करना है हमें डाइवर्सिटी को। ठीक है ना, बच्चा हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट कर सके, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट कर सके, किसी को ऊंचे भाव से या किसी को नीचे भाव से ना देख सके। और क्या कहता है एनईपी 2020, जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग में, ना, जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह होती है वो मदर टंग में हो सके, सो दैट बच्चा कनेक्टेड फील कर सके। अब देखो मदर टंग क्या होती है, मदर टंग मतलब बच्चे की जो पहली लैंग्वेज होती है, बच्चा जो पहली लैंग्वेज सीख रहा है अपने एनवायरमेंट से या अपनी फैमिली से, जो भी वो सीख रहा है, उसको बोला जाता है मदर टंग, या उसकी लोकल लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मान लो पंजाबी फैमिली में उसका बर्थ होता है, ठीक है, वो पंजाबी फैमिली में पैदा होता है, तो उसके घर वाले, उसके घर में ना पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो पंजाबी लैंग्वेज ही सबसे पहले सीखेगा, उसी पंजाबी लैंग्वेज को बोला जाएगा मदर टंग। ठीक है ना, अब मान लो बच्चे ने पंजाबी सीखी, ठीक है, पंजाबी तो मतलब आती है बच्चे को, क्योंकि वो एनवायरमेंट से सीख गया है, 2-3 साल तक तो बच्चा स्कूल जाता नहीं है, अब पंजाबी उसको आ जाती है, ठीक है, बोलनी आ जाती है, वो 3-4 साल तक अच्छे से बोलनी आ जाती है। फिर जब वो स्कूल में जाता है, स्कूल में दाखिला लेने, बच्चे का एडमिशन होता है, तो देखता है कि यहाँ पे तो अलग सी लैंग्वेज चल रही है, घर पे तो मम्मी पापा या भाई बहन आस पड़ोस में मेरे क्या बोलते हैं वो मुझे समझ में आता है ना, लेकिन स्कूल में आते हैं तो ये कौन सी लैंग्वेज है, ये तो एक नई लैंग्वेज आ गई। ठीक है, तो बच्चा वहां पे फिर कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा। पंजाबी लैंग्वेज में पानी को मतलब कुछ और बोला जाता होगा ना, और फिर वो वहां पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे स्कूल में जाके, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है हिंदी में उसको पानी बोला जाएगा, है ना, तो फिर वो बच्चा सोचेगा यार ये तो नए वर्ड से, ये क्या है, समझ सा नहीं आ रहा, बच्चा कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा। इसीलिए एनईपी 2020 क्या कहती है कि हमें मदर टंग जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में देनी है। ठीक है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, ये बात हुई मदर टंग की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, हैंड्स और एक्सपीरियंस करके बच्चा सीखे, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखे, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है बच्चे का, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो सके, मतलब बच्चा, अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो
उसको एक्सपीरियंस करके सीख सके। जैसे आपने देखा होगा बच्चे लैब में जाते हैं ना सीखने के लिए, एसिड वगैरह का एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, या और भी जो लीव्स की जो सेल्स वगैरह होती हैं उनको दिखाया जाता है लैब्स में ले जाके। वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको हम कह सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसमें बच्चे को बहुत सारी चीजें याद रह जाती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चा उनको अच्छे तरीके से सीखता है, वहां पे उसके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, जब बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखता है। इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया है एनईपी 2020 ने। लेसर बर्डन ऑफ बुक्स की बात करता है एनईपी 2020 कि जो बच्चे का जो किताब का जो बर्डन है ना उसको थोड़ा सा कम किया जाए। आज भी हम देखते हैं जो बच्चा छोटा सा है बट उसका जो बैग है ना वो उसके साइज से डबल ही होता है बैग। मतलब जितना बच्चा उतना तो बोझ खुद वो बस्तों में भर के लेके जा रहा है यार बच्चा स्कूल में, ठीक है। इस तरीके से कुछ तो अभी छोटा बच्चा है उसके ऊपर इतने सारे हमें बर्डन नहीं देना है बुक्स का, ताकि उसे बोझ ना लगे। सीखने में वो एक बाधा क्रिएट करती है उससे, ठीक है ना। तो हमें नंबर ऑफ बुक्स कम करनी है, इतनी मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी किताबें नहीं बनानी है। बुक्स जो कंटेंट जो करिकुलर का कंटेंट है उसको हमें कम करना है। ये बात कौन करता है, एनईपी 2020, ठीक है। तो ये बात हुई, ये हमने बात करी 8th तक की कि 8th क्लास का जो बच्चा है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमें बुक्स मतलब जो कंटेंट करिकुलर है उसको कम करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली जो एक्टिविटी है वो करवानी है बच्चे को, है ना। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में देनी है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सके बच्चा, ये सारी चीजें। अब 8th की बात हुई, अब ये देखो 12th ग्रेड तक आते आते बच्चा क्या करना सीख जाए। बच्चे को नॉलेज हो अच्छे तरीके से, जो उसका हेरिटेज है उसका जो कल्चर है उस चीज के बारे में ना। जैसे बच्चा इंडिया में है तो उसके इंडिया के कल्चर, इंडिया के जो हीरोज हैं, है ना, उन सब की नॉलेज हो अच्छे से। महात्मा गांधी वगैरह हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह वगैरह हैं, उन सब की उन्हें अच्छे से नॉलेज हो, उसको उसके थोड़ा सा पास्ट के बारे में पता हो, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पहले वाली एनईपी में इसको भी डिस्कस किया गया था, जो हमारी रिवाइज हुई थी उसमें भी ये चीजें थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बच्चे को टारगेट मतलब बच्चे को है ना 3 लैंग्वेजेस हमें सिखाने का टारगेट मिला होता है। बच्चे को 3 चीजें मतलब 3 लैंग्वेज सिखानी होती है। कौन कौन सी, एक तो उसकी मदर टंग। मदर टंग तो देखो बच्चे को आती है ना, जब वो स्कूल से मतलब घर से स्कूल में आता है तो वो अपनी मदर टंग की नॉलेज के साथ ही आता है, वो बोल पाता है ना, मतलब अपनी बातों को कन्वे करवा पाता है, टीचर से समझा पाता है, ठीक है। तो वो मदर टंग क्या है, जो बच्चा अपने लोकल एनवायरनमेंट से सीख रहा है, अपनी फैमिली से सीख रहा है, जो पहली लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, दैट इज मदर टंग। फिर मदर टंग के अलावा बच्चे को आती हो एक नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज जैसे इंडिया की में जो है नेशनल लैंग्वेज कौन सी, हिंदी मानी जाती है, तो हिंदी बच्चे को आती हो। इसके अलावा एक और फॉरेन लैंग्वेज आती हो, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज जिसमें ज्यादातर हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, इंग्लिश को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, जिसमें हमें बच्चे को मतलब मदर टंग आती हो, मदर टंग की नॉलेज हो, बच्चे को एक नेशनल लैंग्वेज की नॉलेज हो। नेशनल लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, अभी तो मान लो हिंदी है, हिंदी की नॉलेज हो, बाद में फिर कभी अगर मान लो दूसरी होगी तो उस चीज की नॉलेज हो, मतलब नेशनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को। और एक फॉरेन लैंग्वेज की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें इंग्लिश को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, 12th ग्रेड तक की। अब बात करते हैं नर्सरी एजुकेशन के लिए क्या बात करता है जो एनईपी 2020 है। इससे पहले जो भी पॉलिसीज आई थी वो सब ना कह रहे थे कि भाई जो प्राइमरी क्लासेस हैं हम उनके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो सरकार ने देखा भाई उन सब के लिए तो हो रहा है, बट ये जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, क्या इनका कोई योगदान नहीं है भाई। ये तो अभी आ रहे हैं, ये अभी बिल्कुल नए नए आ रहे हैं बच्चे, है ना, और इनका बहुत क्रूशियल स्टेज होती है ये जो 3 से 6 साल वाली होती है डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने समझा, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं इनकी हमें डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, और इसके लिए क्या क्या चलाए जाएंगे, ईसीसी। इसको कौन हैंडल करेगा, ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ये डील करेगा, है ना। ये बात करेगा किसकी, जो स्टार्टिंग वाली जो एजुकेशन है उसके लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी क्या डेवलप करेगा, एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा जिसका नाम क्या होगा, एनसीपीएफ ईसीसी, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। ये आप इसको याद कर सकते हो, ये जो हमारी फुल फॉर्म है ये आपकी पेपर में पूछी जाएंगी, है ना, इस तरीके से फुल फॉर्म आप इसको याद कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका ध्यान रखेगा ना, जिसमें जो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स हैं, जो स्टार्टिंग के 3 साल हैं, वो आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चे को जो है एजुकेशन दी जाएगी। अब उस आंगनवाड़ी में बच्चे को टेबल्स और कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, या दो चीजों के बीच में डिफरेंस, किसी चीज का स्ट्रक्चर, वो सब याद नहीं करवाया जाएगा। उनको लर्निंग मतलब उनको सिखाया जाएगा स्टोरीज के थ्रू, कहानियों के थ्रू, आर्ट के थ्रू, है ना, कविताओं के थ्रू, गेम्स वगैरह और गाने वगैरह से। इन सब से क्या होगा, बच्चे का कोग्निटिव लेवल जो है डेवलप होगा धीरे धीरे, और उनकी जो लैंग्वेज होगी वो इंप्रूव होगी। जब बच्चा कहानी सुनेगा, है ना, तो फिर अगर उसको कोई डाउट आएगा तो वो पूछने के लिए लैंग्वेज डेवलप करेगा ना, वो लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से बच्चे की लैंग्वेज वगैरह बेसिकली हमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाँ बच्चे की लैंग्वेज वगैरह अच्छे से डेवलप हो सके, तो उस चीज के लिए इस चीज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये बात है किसकी, नर्सरी एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं आंगनवाड़ी जो है क्या करेगा, सोशलाइजेशन के ऊपर काम करेगा बच्चे के, इन चीजों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, कला के थ्रू, है ना, गेम्स वगैरह के थ्रू। अब बात करते हैं हम प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या बात करता है, जो हमारा एनईपी 2020 है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में एनईपी क्या कहता है कि हमें, है ना, FLN मतलब कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अचीव करनी है। इसका मतलब होता है लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि बच्चे को बेसिक लेवल की जो है ना रीडिंग वगैरह आ जाए, और न्यूमरेसी जो है कैलकुलेशन वगैरह बच्चे को करनी आ जाए। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे 5th क्लास पास आउट कर जाते हैं, बट उनको रीडिंग नहीं आती अच्छे तरीके से, है ना, रीडिंग कर नहीं पाता है, बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, एनईपी ने क्या करा, एनईपी कहती है कि हमें 2025 तक हमने ये टारगेट सेट करा कि एक जो 3rd क्लास तक का बच्चा है, हमें उसको FLN अचीव करवाना है। मतलब बच्चे को जो बेसिक वाली जो रीडिंग एंड जो राइटिंग होती है वो चीज आए बच्चे को 3rd तक, है ना, 3rd क्लास जब वो पास आउट कर ले, और बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन आ जाए जब वो बच्चा 3rd पास आउट कर चुके, ठीक है। इसके अलावा करिकुलर कंटेंट, वही बस्ते का बोझ कम करने की बात इसमें भी की गई है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, ऐसे हमें टास्क करवाने, ऐसी इस तरीके से लर्निंग को मॉडिफाई करना है कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी लगा सके ना, बच्चे की जहां पे क्रिएटिविटी यूज हो, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, मतलब कि जहां पे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। जैसे आप में से जो भी लोग टीचर होंगे या टीचिंग की फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एक सब्जेक्ट है कॉमन सा ईवीएस। ईवीएस के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, ईवीएस भी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, बाद में जाके एसएसटी हो जाता है, साइंस हो जाता है ना, केमिस्ट्री बायो हो जाती है, बट जो ईवीएस होता है उसमें ना मिक्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें साइंस भी मिक्स रहती है, उसमें एसएसटी भी मिक्स रहती है। तो वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, वो भी हम कह सकते हैं। उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एड ऑन करके पढ़ाया जा रहा है, तो ईवीएस को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का क्या मतलब है कि बच्चे को ये ना लगे कि भाई हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स को बच्चा कनेक्टेड फील कर सके, बच्चा ये समझे कि हाँ ये तो सेम ही सब्जेक्ट लग रहा है, तो इस तरीके से बच्चे को कनेक्शन फील हो सके सारे सब्जेक्ट्स के बीच में। बच्चे को ये ना लगे कि अरे यार एक और किताब आ गई, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से ना फील हो बच्चे को, ठीक है। तो ये बात करता है प्राइमरी एजुकेशन की। अब लैंग्वेज टीचिंग की क्या बात करता है, जो हमारा एनईपी 2020 है। लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चे की स्टार्टिंग वाली जो एजुकेशन है, वो हमें बच्चे को मदर टंग में देनी है। अगेन मदर टंग वही है जो मैंने आपको बताया, जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट से जो पहली लैंग्वेज सीख रहा है ना, अपनी फैमिली में या अपने एनवायरनमेंट में। जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चा अगर पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ है तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो पंजाबी ही बोलेगा, है ना, तो वो उसकी मदर टंग हो जाएगी। तो एनईपी क्या कहती है कि जो प्राइमरी क्लासेज है उसको किस में कंडक्ट करवाया जाए, मदर टंग में, है ना। उसमें जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो मदर टंग में बच्चा वहां पे कम्युनिकेट करेगा। लोकल लैंग्वेज, अगर मान लो वहां की कोई मदर टंग जैसी चीज नहीं है, तो वहां की जो लोकल या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें, ठीक है, मान लो बिहार में बच्चा पैदा हुआ तो वहां की जो भी मदर टंग है या यहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उस एरिया की, उसी लैंग्वेज में बच्चे को हमें एजुकेशन देनी है, ठीक है। नो लैंग्वेज शुड बी फोर्स्ड, कोई नई लैंग्वेज नहीं हमें फोर्स करनी है। बच्चा भाई बिहार का बच्चा है, घर में उसने भाई
भोजपुरी या मैथिली, इस तरीके से जो भी लैंग्वेज है वो उसने सीखी। और जब वो स्कूल में आया, स्कूल में टीचर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बच्चे को कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा है। वहां पे बच्चे को लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, घर पे तो वही वाला एग्जांपल है ना, घर पे तो मैं सारी चीजें समझ पा रहा था, घर पे कन्वे कर सकता हूं मैं अपने बातों को, बट यहाँ पे ये कौन सी नई लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें कोई लैंग्वेज फोर्स नहीं करनी है बच्चे के ऊपर, नई भाषा नहीं थोपनी है। ठीक है, और एनईपी 2020 और क्या कहती है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है हमारी, वो बच्चा ऑप्शन के रूप में चूज कर सके, है ना, किसी भी लेवल पे। जो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे होते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं 10th में होते हैं ना, 10th से स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं अब तो हाँ छोटी वाली क्लासेस में भी है, जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन वगैरह लिया होगा या होम साइंस, इस तरीके से लेते हैं ना लोग, साइकोलॉजी भी एडिशनल में लेते हैं। तो उसी तरीके से संस्कृत को भी एडिशनल, मतलब एक ऑप्शन हो एडिशनल सब्जेक्ट की फॉर्म में, है ना, बच्चा उसको किसी भी क्लास में पढ़ सके। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें हमें क्या है, बच्चे को हमें 3 लैंग्वेजेस सिखानी है। 3 लैंग्वेजेस का टारगेट होता है। एक उसकी मदर टंग होती है ना, जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज होती है मदर टंग, उसके बाद एक इंडियन लैंग्वेज, है ना, और इसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था बात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। उसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेज। एनईपी 2020 क्या कहता है कि हम अपनी खुद की एक, है ना, इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप करेंगे। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इतने, है ना, 2nd नंबर पे है, ऑलमोस्ट 1st नंबर पे जाने वाली है पॉपुलेशन में, तो क्या हम अपनी खुद की साइन लैंग्वेज भी नहीं डेवलप कर सकते? अभी जो ट्रेंड में चल रही है, हम जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बट एनईपी 2020 कहती है कि अब हम अपनी खुद की लैंग्वेज जो है साइन लैंग्वेज डेवलप करेंगे। ठीक है, और मटेरियल्स को डेवलप करने की बात करता है, जो हियरिंग चैलेंज्ड बच्चे हैं ना, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है ना, वो सुन तो नहीं पाते, तो उनके लिए इस तरीके से साइन लैंग्वेज वगैरह का यूज किया जाएगा, जिससे हम उनको सिखा सकें। ठीक है, तो ये था लैंग्वेज टीचिंग के रिगार्डिंग क्या बात करता है एनईपी 2020। इसी तरीके से बहुत सारी गाइडलाइंस है, ये सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग अब देखो क्या बात करता है जो हमारा एनईपी 2020 है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है सबको एक साथ एजुकेशन देना, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग भेद का हो, है ना, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, अमीर है गरीब है, डजेंट मैटर, सब। और मतलब कोई डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड, मतलब सब साथ में पढ़ रहे हैं एक ही क्लासरूम में, हर एक टाइप के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से होती है कुछ हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, इस धर्म के लोग भी, उस धर्म के लोग भी, है ना, फिजिकली चैलेंज लोग भी, जो अपना नॉर्मल पर्सन है, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो भी। तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? बात करता है कि हम डिसएडवांटेज ग्रुप को भी एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, जो भी सोशली या फिर इकोनॉमिकली जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, जो पिछड़ा वर्ग है, उन सभी की भी एजुकेशन की बात करता है कौन? एनईपी अपने 2020। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करता है कि जेंडर इंक्लूजन फंड बनाए जाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा पिछड़े इलाके में मतलब ऐसा होता है कि लड़कियों की जो एजुकेशन है वो आज भी कम मानी जाती है लड़कों के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा जो पिछड़ा इलाका है, तो वहां पे, या मान लो कोई ऐसा इलाका है जहां पे लड़कों की एजुकेशन कम है लड़कियों के कंपैरिजन में, तो इन्होंने क्या बताया कि हम जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएंगे, जिससे जिस भी जेंडर में जो एजुकेशन है वो कम है, उस चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है ना, अगर लड़कों की एजुकेशन कम जा रही है वहां पे, उसको हम इक्वल करेंगे, है ना, बराबर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने एनईपी 2020 ने क्या बताया कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। ये मतलब कि एजुकेशन के लिए बनाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा कि एजुकेशन में मतलब जो भी चेंजेस करने होते हो, मान लो एक स्कूल है, ठीक है, और उसके अंदर लाइब्रेरी की कमी है, तो भाई लाइब्रेरी बनवाने में फिर बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, बहुत सारी फाइलें पास करवानी है ना, ये बुक्स मंगवानी है, गवर्नमेंट से फंड मांगो, इधर से ये करो, उधर से वो करो, है ना, बहुत सारा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। स्कूल में मान लो प्लेग्राउंड बनवाना है या टॉयलेट्स वगैरह बनवाने, या कोई भी फैसिलिटी XYZ इंस्टॉल करवानी है, तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। उसके वहां पे जो भी फाइल जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस हो जाएगा ना, इतना ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, ये काम को इजी बना देगा। ठीक है, मान लो लाइब्रेरी बनवानी है तो स्पेशल एजुकेशन जोन में फाइल जाएगी, वहां से जल्दी ही पास हो जाएगी ताकि टाइम ना लगे। बाल भवन बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में,
जहाँ पे ये मतलब एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पे भी बच्चे जो है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, यहाँ पे भी मतलब उस तरीके से ट्यूशन वगैरह नहीं दिया जाता, बट हाँ एक्टिविटी करके बच्चे सीखते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट भाल भवन। अब असेसमेंट रिफॉर्म की बात देखते हैं कि असेसमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, एनईपी क्या क्या 2020 कहता है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाए जाएंगे भाई, एनईपी 2020 कहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड बनाए जाएंगे। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम किसी भी बच्चे को जज कर लेते हैं उसके एकेडमिक जो मार्क्स है ना किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी में इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं भाई, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने मार्क्स हैं ना, साइकोलॉजी में इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से हम जज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड बनाया जाएगा जिसमें रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो तो रहेगी रहेगी, साथ में उसका फिजिकल प्रोग्रेस, उसका सोशलाइज जो प्रोग्रेस है, उसका कोग्निटिव प्रोग्रेस, वो सारा इंक्लूड रहेगा ना। उसका जो होलिस्टिक बच्चा एक साल में जो भी एक्टिविटी करेगा ना उन सबका ब्यौरा रहेगा इसके अंदर, किसके अंदर, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, असेसमेंट रिफॉर्म की। और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें इंट्रोड्यूस करने हैं। ये होट्स अब तो काफी जगह इंक्लूड हो चुके हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन होते थे ना कि इस चीज की डेफिनेशन लिखो, पहले पेपर में आते थे ना, डिफाइन व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट, मतलब क्या क्या डिफरेंस है वो बताओ, है ना, इस चीज का प्रोसेस लिखो, है ना, ये स्टेटमेंट किसने कहा, इनका जन्म कब हुआ, इस तरीके से उस चीज को रिमूव करके अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होट्स वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें बच्चा अपनी खुद की नॉलेज यूज करता है और वो थोड़ा सा क्रिएटिव आंसर सोचने की कोशिश करता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए हो सकते हैं कि मान लो आग लग गई, ठीक है, कहीं पे, मैं एक क्वेश्चन का जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो आग लग गई, तो उसके उस सिचुएशन में मतलब किस किस तरीके से लोग अपने आप को बचा सकते हैं, बच्चा इसमें अपनी थिंकिंग यूज करेगा, है ना, कि सेफ तरीके से सीढ़ियों से उतर जाना है सबको, एम्बुलेंस को कॉल करना है ना, बिल्डिंग से दूर जाना है सबको, अपनी जान बचाने के साथ साथ हमें दूसरों की ध्यान भी बचाने का, मतलब दूसरों की जान बचाने का भी ध्यान रखना, ये सब बच्चा अपने मल्टीपल आंसर सोचेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है थॉट्स, जहां पे एक आंसर नहीं होता, मल्टीपल आंसर्स होते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, एक ही डेट है ना, फिक्स्ड है, बट यहां पर हर एक बच्चा अपना अलग अलग थिंकिंग यूज करेगा, तो इसको बोला जाता है हॉट्स। इसी तरीके हमें क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं। तो ये असेसमेंट रिफॉर्म की बात हुई। सबमिटिव से हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ शिफ्ट करना है। सबमिटिव है ना, पहले होता था कि भाई साल में एक बार पेपर हो जाता था, है ना, या साल में दो बार पेपर हो जाते थे, उसी के बेस पे जज किया जाता था, फिर है ना पूरी रिपोर्ट कार्ड बना दी जाती थी। बट अब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, यूनिट टेस्ट वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के टेस्ट वगैरह होते रहते हैं बीच बीच में। तो उस तरीके से हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ हमें शिफ्ट होना है। ठीक है ना, सिर्फ पूरे साल बच्चे ने क्या करा, सिर्फ एक उसके बिहाफ पे जज कर लेना कि हाँ भाई बच्चे ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करी, वो गलत है। फॉर्मेटिव की तरफ हमें ध्यान रखना है ना, इस तरफ जाना है। रट्टाफिकेशन से हमें कंसेप्ट क्लैरिटी की तरफ जाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर करनी है अपनी। ठीक है, उस तरीके से हमें असेसमेंट को रिफॉर्म करना है। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसके लिए कंडक्ट किया जाएगा हर तीसरी, पांचवी और आठवीं क्लास में, है ना, इस चीज को देखने के लिए हाँ भाई बच्चा सच में कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसकी बच्चे की हो रही है या नहीं, या फिर वही रोट मेमोराइजेशन वाला मेथड चला आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखने के लिए। ठीक है, और क्या बात करता है एनईपी 2020, बोर्ड एग्जाम्स को रीडिजाइन किया जाएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम हटेंगे नहीं, रीडिजाइन किया जाएगा। रीडिजाइन मतलब कि भाई मैंने बताया जो रटने वाले आंसर है उनसे शिफ्ट करना है हमें थॉट्स वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो जहां पे बच्चे की क्रिएटिविटी यूज हो, हमें इस तरीके से आंसर्स की तरफ जाना है। ठीक है, जिसके लिए नेशनल असेसमेंट सर्वे होगा जो कि परख इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, ये नेशनल असेसमेंट सेंटर एक बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, परख होगा। ठीक है, परख का क्या काम होगा, असेसमेंट को, जो असेसमेंट जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको रिव्यू करना, कि जो हम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, सेम तरीके से तो नहीं चल पा रहा, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रिव्यू करेगा ना, उसको मॉनिटर करेगा कौन, परख। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। ठीक है, तो ये बात रही इसकी परख की। परख का क्या काम रहेगा, ये देखेगा कि हम जिस लेवल की एजुकेशन दे पा रहे हैं उस लेवल की एजुकेशन बच्चों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, है ना, एक मिनिमम लेवल बच्चा जो है अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस रहेंगी। ठीक है, मतलब ये मॉनिटर करेगा उनको। फिर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन
जो कि जिसमें हम बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाते हैं, वो टास्क वाली, मतलब कि जो उसको अर्न करने में हेल्प करे, हम बेसिकली कह सकते हैं उसको। बहुत सारे काम जैसे सिलाई हो गया, है ना, या लकड़ी का कोई काम सिखाना, या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम सिखाना, जिससे बच्चा आगे चल के मतलब जॉब के लिए परेशान ना हो। आज भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लेके बैठे हैं, उनके पास डिग्री पड़ी है, डिप्लोमा पड़े हैं ना, सर्टिफिकेट पड़े हैं बहुत सारे, बट उनको जॉब नहीं मिल पा रही है ना, वो पैसा अर्न नहीं कर पाने हैं। तो इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया जा रहा है किसमें, एनईपी 2020 में। और एनईपी 2020 क्या कहती है कि हम 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन ऐड करेंगे, है ना। बच्चा जैसे ही 6th क्लास में आएगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप वगैरह इंक्लूड करके, जहां पे बच्चे को हैंड बेस्ड, जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो भी एक्टिविटीज है वो सिलाई सिखाई जाएगी मान लो, है ना, या बिजली का काम हो गया, किसी को अगर इंटरेस्ट है उस काम में सीख सकता है ना, या टेक्निकल कोई काम हो गया, उस तरीके से बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसमें इंटर्नशिप को इंक्लूड किया जाएगा। इंटर्नशिप मतलब कि जैसे हम लैब में वो प्रैक्टिकल करते हैं ना, उसी तरह किसे इंटर्नशिप, मतलब जैसे मान लो कि लकड़ी के काम है, सीखना है बच्चे को, ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, बच्चे से लकड़ी काट के, है ना, और उसको जो भी शेप देना चाहता है उस शेप में ढलवा के, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। बच्चा खुद करके सीखेगा तभी तो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, वोकेशनल एजुकेशन की, जिसके लिए NCFSE नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ये डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना, 2025 में। इस साल में भी डेवलप हो जाए या ना हो पाए, देखते हैं वो तो, ठीक है। और लोक विद्या का जो कॉमन क्राफ्ट है उसको भी वापस लाया जाएगा एजुकेशन में। लोक विद्या क्राफ्ट क्या है, हमारे देश में आज से कई सौ साल, कई हजार साल पहले, है ना, जो बड़ी बड़ी, जो बहुत सारे जो इमारतें बनी है ना, जैसे ताजमहल है, उस टाइम पे क्या लोगों के पास कला नहीं थी? देखो ताजमहल है, जैसे इतना सुंदर बनाया हुआ है ना, तो इसका मतलब उस टाइम के लोग क्राफ्ट वगैरह जानते थे, है ना, वो उनको काम आते थे। बहुत सारे जो ब्रिज हैं कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, बहुत पुराने पुराने हैं, है ना। जो नगर बसाए गए हैं बहुत सारे, कितने सुंदर सुंदर बसाए गए हैं। जैसे आप काशी चले जाओ, काशी बहुत सुंदर सा शहर बना रखा है ना। उस टाइम के लोगों ने सोचो किस तरीके से बना लिया होगा, बिना इतनी सारी मशीनों के सोर्सेज के ना। आज तो हमारे पास मल्टीपल मशीन है बहुत सारी, बट उस टाइम पे तो मशीनें भी नहीं होती थी, फिर भी उन लोगों ने इस तरीके से उस नगर को बनाया हुआ है ना। तो लोक विद्या को हमें वापस लाना है, वो जो विद्या है उसको वापस लेके आएंगे ना। उस तरीके की हम जो एक्टिविटीज हैं, उस तरीके का जो क्राफ्ट वगैरह है ना, वो सब चीजें हम अब दोबारा से सिखाएंगे, लोगों के अंदर डेवलप करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हर एक बच्चे के अंदर डेवलप किया जाएगा, ताकि आगे चल को उसको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। एजुकेशन ले ली, डिग्री पढ़ी है, घर पे पढ़ी है ना, जॉब नहीं मिल पा रही है, उस चीज को प्रॉब्लम ना फेस कर सके, इसीलिए बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी जो है स्किल्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी, ये क्या होता है? देखो, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है कि किसी भी कंसेप्ट को जो भी वोकेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको एक्सपेंड करके उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड की जाएगी, बहुत फैला के सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा बच्चे को, जिससे बच्चे को उस चीज की डीप नॉलेज हो सके, है ना। बच्चा अगर लकड़ी के काम को सीखने के सब्जेक्ट ले रहा है वोकेशनल एजुकेशन में, तो वो काम उसको प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, ताकि वो अपनी आने वाले टाइम में अगर उसको मान लो जॉब नहीं मिली, तो वो उस चीज को यूज कर सके ना, और पैसा अर्न कर सके। और वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? उसको अपर क्लासेस में प्रमोट करना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्किल्स, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में सिखाया जाएगा, बिल्कुल फैला के डीप नॉलेज दी जाएगी बच्चे को, इंटर्नशिप इंक्लूड करके। और वर्टिकल मोबिलिटी, उसकी क्लासेस भी क्या होती रहेंगी? अप होती रहेंगी, है ना, वो अपर क्लासेस में भी प्रमोट होता रहेगा। किसी एक सब्जेक्ट में मान लो बच्चे के कम नंबर रह गए, ठीक है, और उसका जो वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, उसमें मान लो अच्छे नंबर है, तो वो उसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? वोकेशनल एजुकेशन की। अब बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। टीचर्स के अंदर, मतलब टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बात करता है एनईपी 2020, ठीक है। एनसीटी और एनसीईआरटी एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, एनसीएफटी, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है ना। ये डेवलप करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो टीचर बनने के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो 4 इयर्स की हो जाएगी, 4 इयर्स की डिग्री। गवर्नमेंट ने देखा कि आज भी मतलब क्या होता है, 12th पास आउट करी लोगों ने, और उसके बाद 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा करके
1 साल का डिप्लोमा करके लोग 6 महीने का डिप्लोमा करके भी टीचर बन जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एनईपी मतलब जो भी चेयरपर्सन थे ना, उन सभी लोगों ने नोटिस करा कि भाई टीचर तो बन जा रहे हैं बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, उतने मैच्योर नहीं है, वो उस तरीके से सिखा नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से सिखाना चाहिए। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए जाएंगे, जिसमें बच्चे को मतलब जो टीचर बनने जा रहा है ना, एक फ्यूचर टीचर है ना, उसको थोड़ा सा नॉलेज हो सके, थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज हो सके, थोड़ा सा मैच्योर हो सके, और वो सच में सिखाने के काबिल हो सके टीचर्स को, है ना, सॉरी बच्चों को सिखाने के काबिल हो सके। आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो टीचर्स तो बन जाते हैं बट बच्चों को अच्छे से सिखा नहीं पाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि मिनिमम हम 4 इयर्स की क्वालिफिकेशन करेंगे स्कूल लेवल के बाद, ठीक है, 12th के बाद, कि कम से कम बंदा इतने साल का तो एक्सपीरियंस लेके आए, वहां से कुछ सीख के आए, तो आगे ट्रांसफर कर सके उसको, ठीक है। अभी उस चीज को टाइम लगेगा ना, 2030 तक का टारगेट रखा है कि 2030 के बाद हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे ना, इंटीग्रेटेड बीएड को स्टार्ट करेंगे। और कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट की बात कही गई है एनईपी 2020 में। इसका क्या होता है, मतलब कि जैसे स्कूल में टीचर होता है, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना, है ना, एज अ प्रोफेशनल उसका काम होता है पढ़ाना। बट देखा गया है, आज भी होता है, जो टीचर्स होते हैं उनको दुनिया भर के काम दिए जाते हैं। पढ़ाना तो है ही टीचर्स को, बट उसको एक्स्ट्रा जो है ना कामों में, उनमें भी इन्वॉल्व मतलब उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा जाता है कि ये वाला टास्क आपको करना है ना, वहां पे क्या नाम है, कमेटी बनने जा रही है, वहां पे आपको जाना है, भाई वोटिंग है, बिना टीचर्स की वोटिंग ही नहीं होती है ना, वोटिंग होती है, इलेक्शन आते हैं तो टीचर्स को वहां पे भेज दिया जाता है ना, वहां पे टीचर बिजी रहता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं टीचर्स को दिए जाते हैं ना, ये वाला परफॉर्मर तैयार करो, इस तरीके से रिपोर्ट बनाओ, ये वो बहुत सारे होते हैं। तो उन सब चीज के लिए क्या करा जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट मतलब एक वो होगा, क्या बोलते हैं, एनपीएसटी होगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, जो कि सेट करेगा, डिसाइड करेगा कि टीचर का एक्चुअली में क्या काम होगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की, धांधलेबाजी वगैरह जो होती है ना आजकल बहुत ज्यादा, उन सब चीजों को कम किया जाएगा, है ना। कोई भी मतलब आप समझ सकते हो धांधलेबाजी का मतलब, है ना, ठीक है ना, वो मतलब एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आ सके, उसके पास नॉलेज है, वो हाँ उसके अंदर अगर काबिलियत है तो ही वो टीचर बन पाएगा, ठीक है। मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे उनके। क्या होता है आजकल, मतलब पहले से ही चला आ रहा है कि टीचर ने मतलब 10 साल हो गए टीचर को पढ़ाते पढ़ाते, उसका प्रमोशन हो गया, 15 साल हो गए, प्रमोट कर दो, है ना, इस तरीके से अब मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे, है ना, योग्यता के आधार पर, अगर टीचर के अंदर क्वालिटी है तभी उसका प्रमोशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ठीक है। तो ये बात हुई टीचर एजुकेशन की। अब आइए देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट के बारे में क्या बात करता है जो हमारा एनईपी 2020 है। SSSA विल बी डेवलप्ड फॉर क्लियर पब्लिश डिस्क्लोजर। अब SCRT जो है ना, ये डेवलप करेगा क्या, SQAAF, इसका क्या मतलब होता है, देखो ये जो पब्लिक डिस्क्लोजर है इसका क्या मतलब होता है कि जो स्कूल है ना वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर सके कि उसके पास, अगर मान लो गवर्नमेंट के पास से किसी स्कूल के पास इतना फंड आ रहा है तो इतना परसेंट उसने बुक्स पे इन्वेस्ट करा, इतना परसेंट उसने, है ना, लाइब्रेरी में ये वाले इक्विपमेंट्स मंगवाए, इतना पोर्शन उसने प्लेग्राउंड में इन्वेस्ट करा। क्या होता है कि स्कूलों के पास, है ना, फंड आता है गवर्नमेंट से, नो डाउट आता है, बट वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, वो उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, तो उससे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम ही रह जाते हैं। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए क्या है, पब्लिक डिस्क्लोजर की व्यवस्था जो है इसमें की गई है, बात की गई है एनईपी 2020 में, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो सच में कहीं पे यूज हो सके और फिर हमारी जो एजुकेशन है उसको और ज्यादा बेटर बनाया जा सके, ठीक है। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जो कि क्वालिटी चेक करेगा कि हाँ भाई इतने टॉयलेट्स होने चाहिए थे स्कूल में, इतने टॉयलेट्स हैं, इतनी लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, है ना, ये सुविधाएं होनी चाहिए थी, है ना, ये टेक्नोलॉजी वगैरह इंक्लूड होनी चाहिए थी, वो चीजें हैं कि नहीं है। तो दिस वाज अबाउट स्कूल मैनेजमेंट। अब हायर एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है, इसको भी देखते हैं ना। जो एजुकेशन है, सॉरी जो अपनी एनईपी 2020 है, वो हायर एजुकेशन के बारे में क्या बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाने की बात करती है एनईपी 2020। जैसे कि कॉमर्स होती है या साइंस होती है, जो एक साइंस वाला बंदा है वो साथ में जो है हिंदी नहीं रख पाता है ना अपने एडिशनल सब्जेक्ट में, या और किसी सब्जेक्ट को नहीं रख पाता। ये कॉमर्स और ये साइंस तो मैंने मतलब स्कूलिंग का लेवल का लिया है एग्जांपल। इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी क्या होता है
सब्जेक्ट्स की बाउंडेशन होती है। तो सरकार एनईपी 2020 क्या कहती है कि सब्जेक्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाओ। बच्चा मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहता है, बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है ना, आप एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट उस चीज की छूट दो, पढ़ने दो, है ना, किसी भी इंसान को जो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। तो फ्लेक्सिबल बनाना है हमें सब्जेक्ट्स को। 50% हमें जीईआर ऑब्टेन करना है टिल 2035। इससे पहले हमने जब स्कूलिंग लेवल पे देखा था, है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके जो अपनी स्कूलिंग लेवल है ना, उस चीज को हमने देखा था कि वहां पे एनईपी 2020 100% जीईआर को अटेन करने की कोशिश करती है। बट यहां पर 50%, हायर एजुकेशन में 50% की ही बात करता है कि जितने भी लोग स्कूल से पास आउट हुए, उसका कम से कम 50% लोग तो हायर एजुकेशन में भी इन्वॉल्व हों, ठीक है। और ये 2035 तक का टारगेट सेट किया गया है। फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट की बात की गई है। हायर एजुकेशन में क्या होता है, जैसे लोग हायर एजुकेशन में एनरोल करवा लेते हैं अपना, मान लो 4 साल का कोई कोर्स है, ठीक है, और कोई बंदा मान लो 1 साल या 2 साल गया और उसके घर में मान लो कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो गई या पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, किसी भी वजह से उसको जगह चेंज करनी पड़ गई। तो अब क्या हुआ, वो जो 2 साल की एजुकेशन वहां पे उस बच्चे ने ली, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने वो 2 साल फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में पढ़ा, ठीक है, वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अब उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर या उसको जाना पड़ गया दिल्ली रहने के लिए, तो वो दिल्ली जाएगा तो उसको दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना, कॉलेज में। 2 साल जो उसने करे वहां पे मध्य प्रदेश में, वो उसका वेस्ट गया टोटली। तो इस चीज के लिए फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट बनाने की बात की गई है कि बच्चे की मर्जी है, अगर वो उसको ड्रॉप आउट करना चाहता है बीच में, मतलब पोज देना चाहता है, ड्रॉप आउट तो नहीं, पोज देना चाहता है, तो वो दे सकता है, ठीक है। जिसके लिए क्या बनाया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ये कौन बनाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, मतलब बच्चे को, अगर बच्चे ने 2 साल मध्य प्रदेश में एजुकेशन ली की, तो उसके ना क्रेडिट पॉइंट्स उसको मिल जाएं, जिसको वो अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी जगह पे जाए तो वो उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को दिखा के उस बिहाफ पे एडमिशन ले सके कि भाई मैंने 2 साल, मेरे को ये कोर्स करना है, मैंने इसमें है ना 2 साल अपना स्पेंड करा है, तो आप मुझे अब 3rd ईयर में एडमिशन दे सको, मतलब, है ना, इस तरीके से ही होगा। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि प्रमोट करेगी रिसर्च को, ठीक है। रिसर्च को किस तरीके से प्रमोट करेगी, मतलब कि जो रिसर्च करेगी, जो एक्चुअली जो हायर एजुकेशन होती है उसमें आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि उन्होंने एनरोल करवा लिया, उनके पास डिग्री आ गई, बट उनको आता कुछ नहीं है। तो भाई क्यों नहीं आता, उस चीज के ऊपर रिसर्च होगा, ठीक है ना। एजुकेशन मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एजुकेशन अगर आप ले रहे हो तो सच में वो आपके काम आने चाहिए ना, आप उसके काबिल हो, इस तरीके से। एफिलिएशन सिस्टम को डिसकंटिन्यू करने की बात करती है एनईपी 2020, ठीक है ना। और ऑटोनॉमी हमें देनी है कॉलेजेस को। एफिलिएशन सिस्टम मतलब कि जो कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं ना, कि ये वाली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज उससे एफिलिएट रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं ना, उनको मान्यता दे देते हैं कि यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग आए कॉलेज को देखने और उन्होंने देखा कि हाँ भाई इतने टॉयलेट होने थे, है, ठीक है, इतनी लाइब्रेरी होनी थी, नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे डालो जेब में और उसको एफिलिएशन दे दो। इस तरीके से नहीं होगा, एफिलिएशन सिस्टम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा और ऑटोनॉमी देनी है कॉलेजेस को, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कॉलेजेस चलेंगे अब से। और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है एजुकेशन में, मतलब कि जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो लाइब्रेरी बनाना चाहती है या कोई किसी भी तरीके की उसको फैसिलिटी चाहिए, मान लो लैंड चाहिए या प्लेग्राउंड के लिए या उसके लैब के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल करवाना है, तो उन सब का खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। और फिर वो सबको मतलब अरेंज करवाने के लिए यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के पास अप्रोच करती हैं, और फिर जो गवर्नमेंट है वो काफी टाइम तक, है ना, बहुत बहुत सालों तक वो फाइलें ऐसी लटकती रहती हैं, उसके बाद भी पता नहीं पैसा आता है कि नहीं आता। बट उसी चीज को अगर हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, है ना, पब्लिक से लेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर देते हैं और वो उनका बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता, वो तुरंत ही दे देते हैं ना, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट से अगर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा उस चीज में, तो इसीलिए एनईपी 2020 कहती है कि भाई आप लोग पब्लिक से फंड लो, है ना, पब्लिक का यूज करो, वहां से आपको हेल्प हो जाएगी, इजी हो जाएगा। 6% जीडीपी का
हायर एजुकेशन में है ना, मतलब एजुकेशन में वो स्पेंड करने की बात करते हैं। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाने की बात हुई है। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, अभी मैंने क्या बताया आपको, जो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज है उनको ऑटोनॉमी देनी है, ठीक है ना। ऑटोनॉमी मतलब कि उनको इंडिपेंडेंट चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी जो कि चेक करेगी जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो ठीक तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अब ये जो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, है ना, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, 4 चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये देखो, ये 4 चीजें हैं इसके अंदर, जो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी उसमें देखो क्या बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, ये रेगुलेशंस बनाएगा कि कॉलेज के पास भाई एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो उस यूनिवर्सिटी के साथ पास इतनी लैंड हो, है ना, इतने रूम्स हो, इतनी लाइब्रेरीज हो, इतने जो है बुक्स हो, इस मतलब क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए ना, कितना क्या कुछ होना चाहिए, वो काम किसका होगा, HERC का, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका काम क्या होगा, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी कि मिनिमम भाई इस लेवल की एजुकेशन तो बच्चा उस यूनिवर्सिटी से या उस स्पेसिफिक कॉलेज से बच्चा ले सके, ठीक है। तीसरी जो अम्ब्रेला बॉडी है उसी के अंदर जो पार्ट है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEG, है ना, ये क्या करेगा, ये फंड के रिगार्डिंग काम करेगा, है ना। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को फंड वगैरह की नीड है, फंड वाले मैटर में कौन अपना रोल रखेगा, ये HEG, ठीक है। और नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ये प्रोवाइड करेगा जो मान्यता होती है ना, जो मान्यता होती है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल क्या करेगा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मान्यता देगा, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर जो भी फैसिलिटीज हैं, अवेलेबिलिटीज है ना, उनकी जो भी जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो एक्चुअली में मान्यता देने लायक है कॉलेज या नहीं है, वो सब किसका काम होगा देखना, कौन मॉनिटर करेगा, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो नहीं थे, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेन मेन जो पूछे जा सकते हैं आपसे, वो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे आराम देते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे NEP 2020 के वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, है ना। लेंथी थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर था, आप इसको नोट्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।